नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में इस वीडियो में मैं आपके लिए मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। तो ये देखिए साथियों, तीसरा वीडियो है हमारे पास मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन का, जिसमें पहले वीडियो के अंदर जो है हमने एवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट या फिर फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होता है इसके बारे में बात की। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने समेटिव एवेल्युएशन के बारे में बात की और एक फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने ये भी बात की कि एक एवेल्युएशन मेथड के या एवेल्युएशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें वैलिडिटी है, प्रैक्टिकेबिलिटी है, हमारे पास जो रिलायबिलिटी है या फिर फेयरनेस है या यूज़फुलनेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की हमने। आज मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसके बारे में बात करेंगे और वो है हमारे पास CCE, जिसको हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट में हम CCE बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है साथियों, इसको दिमाग में रखना है, हमें इसको समझना भी है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हमारे पास आएंगे। तो जैसा कि ये क्या एवेल्युएशन होता है, इसका जो मीनिंग है साथियों वो इसी के अंदर ही आप देखेंगे कि छुपा हुआ है हमारे पास, कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो कंटिन्यूस होए और वो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, वो किस तरह से, इसको हम एलैबोरेट तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमने बोला दिस कंटेंट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ये एक इस तरह का जो है एवेल्युएशन है जो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, यानी जो एकेडमिक में जो हमारे पास किताबें और उनसे टेस्ट और उसमें जो मार्क्स आते हैं उस पर ही नहीं, वो जो है सारे एस्पेक्ट्स जो है उसको डेवलपमेंट के, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। एज द नॉमेनक्लेचर ऑल्सो सजेस्ट दैट दिस न्यू पैटर्न इन एवेल्युएशन इज नॉट 1, 2 और 3 टाइम्स अ ईयर बट कंटिन्यूस वन। यानी ये यही कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एवेल्युएशन सिर्फ एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार ही नहीं, कंटिन्यूस लेवल पे जो है एवेल्युएशन एक स्टूडेंट का पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो है होता रहे। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये क्या है? एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंटल प्रोसेस है किसका? एक असेसमेंट का, विच एम्फेसाइज ऑन 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कंटिन्यूटी इन एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी बनता है कि हमारे पास जो है CCE जो है उसके कितने ऑब्जेक्टिव्स है? तो 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स है। और वो कौन कौन से हमारे पास है? एक तो कंटिन्यूटी है। किसकी कंटिन्यूटी? एवेल्युएशन के अंदर कंटिन्यूटी। और दूसरा है असेसमेंट हो किसका? एक ब्रॉड बेस्ड लर्निंग का। एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ द ऑन द अदर, जो उसका जो आउटकम है वो कहीं के बिहेवियर बेस्ड पे भी हो। इसका मतलब कि जो भी हम सिखा रहे हैं वो बच्चे मार्क्स के लिए नहीं, उसके अलावा भी उसके बिहेवियर में भी जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं वो कहीं कहीं निकल के हमारे सामने आए। वहीं पे हम बात करते हैं कि इट इज़ अ टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्प्रेड ओवर एंटायर स्पेन ऑफ एकेडमिक सेशन। यानी ये पूरे एकेडमिक सेशन के अंदर ये प्रोसेस टीचिंग लर्निंग का जो है चलता रहता है, जिसमें कंटिन्यूस लेवल पे इवैल्यूएशन होता रहता है। इट मीन्स रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, रेगुलरिटी रहेगी असेसमेंट के अंदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, यानी यूनिट टेस्टिंग की एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी भी चलती रहेगी। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, यानी लर्निंग गैप्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके डायग्नोसिस करना। यूज ऑफ कोरिलेटिव मेजर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्ट मेजर्स नहीं, उसके अलावा भी जो और बहुत सारे मेजर्स है जो एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, उनका भी जो है उनको भी लाना। रिफ्रेशिंग एंड फीडबैक टू एविडेंस टू टीचर एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर सेल्फ इवेल्युएशन। यानी ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक रेगुलर बेस पे जो फीडबैक आते रहते हैं उससे एक स्टूडेंट और टीचर दोनों का जो है इवेल्युएशन हो सके, दोनों का जो है बेटरमेंट हो सके, ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पा सके। जिस भी चीज़ पे आपके एकेडमिक सेशन या फिर हमारे पास आप कह सकते हैं कि चलाया जा रहा है कोई भी एकेडमिक सेशन, तो वहाँ पर
हमारे पास इसको और भी छोटे से हिस्से में अगर हम डालें तो हमारे पास चीज़ आती है कि जो उसकी पहली टर्म थी वो थी कंटिन्यूटी, है ना। ये तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE। तो वो कंटिन्यूटी के अंदर जो है टेस्ट भी होते रहे, डायग्नोसिस भी होते रहे, कंटिन्यूटी में जो है हमारे पास फीडबैक्स भी आते रहे, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में चलती रही। लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि द स्कीम अटेम्प्ट टू कवर बोथ द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स। जो स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स है और जो को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स है, दोनों पे जो है ध्यान दिया जा सके। स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो स्टूडेंट की जो ग्रोथ है और उसका जो डेवलपमेंट है वो स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके, ये CCE का ऑब्जेक्टिव भी है। या आप कह सकते हैं कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। CCE देयरफॉर अ पैराडाइम शिफ्ट इन इवैल्यूएशन। तो देखिए पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम का मतलब एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा विचार या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लोग जो है क्या मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, जिस विचारधारा में सारे लोग विश्वास करते हैं। अब वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले CCE के थ्रू नहीं होती थी, अब CCE के थ्रू हो रही है। तो ये क्या है, एक इवैल्यूएशन के जो तरीके हैं जिसमें बहुत सारे लोग पहले विश्वास करते थे, अब वो CCE की तरफ आ गया, यानी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गए हैं। आदर्श जो है वो बदल गए हैं, वो CCE की तरफ शिफ्ट हो गए हैं हमारे पास। शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम टेस्टिंग टू होलिस्टिक लर्निंग, यानी पहले सिर्फ टेस्टिंग पे ही काम चलता था, लेकिन अब जो है चहुमुखी विकास जो है, चहुमुखी लर्निंग जो है, उसकी तरफ जो है चीज़ों को बढ़ाता है कौन, CCE। इसलिए इसको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन हमारे पास कहते हैं। इट एम्स टू क्रिएट गुड सिटीजन्स possessing साउंड हेल्थ, अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड डिजायरेबल क्वालिटीज बिसाइड एकेडमिक एक्सीलेंस। तो यही तो बात चल रही है हमारे पास। एकेडमिक एक्सीलेंस तो क्या हो गई, हमारे पास स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स हो गए। लेकिन ये जो है कि अप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास जो है गुड सिटीजन्स होने चाहिए, उनकी साउंड हेल्थ होनी चाहिए। तो ये क्या है, को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स है। तो इन दोनों के बारे में जो है CCE जोर देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास निकल के आती है। अब CCE के एम्स क्या क्या है हम बात करते हैं। तो ये पहले हमने बात की कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है हमारे पास, उसमें कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, और ये पूरा का पूरा क्या चीज़ बनाता है। अब इसके एम्स के साथियों अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। नहीं, हमारे पास अफेक्टिव स्किल्स जो भी इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे, जो भी लर्नर, जो भी स्टूडेंट जो है वो कहीं की बहुत ही अफेक्टिव हो अपने फील्ड के अंदर, हमारे पास स्किल्स आए उसके अंदर। टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, यानी बच्चा जो है रटने या बच्चे की रटने की ही क्वालिटी या याद करने की क्षमता जो है उससे बेहतर है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको बेहतर किया जा सके। इसलिए आपने जो है किताबों के अंदर जो CBSE या RBSE की जो किताबें हैं, स्पेशली CCE को तो CBSE ने जो है हमारे पास जो है अपने करिकुलम में लाया है। लेकिन यहाँ पर आप CBSE की बुक्स को भी, अगर पहले वाली बुक्स को भी और अभी को भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के बीच में जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइज दे रखी है जो क्लासरूम में प्रैक्टिकली की जा सकती है। जैसे सिविक्स पढ़ रहे हैं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे दिया कि आप अपने गांव की पंचायत में जाइए, वहां बात करिए कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक गुड सिटीजन बनाने की भी कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स या स्कोर बेस्ड जो है या टेस्ट बेस्ड जो है इवैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, और वो हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमारे पास आती है, ये यहाँ पर जो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होती है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एन एजुकेशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। CBSE ने जो है इंट्रोड्यूस किया है हमारे पास फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 10th ग्रेड, 6 से लगाकर
10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक सवाल बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल बनता है हमारे पास। द मेन एम ऑफ CCE टू इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल, यानी जब तक स्कूल में है बच्चा उसके हर एक पहलू पे, चाहे वो साइकोलॉजिकल पहलू हो, चाहे स्किल वाला पहलू हो, चाहे हेल्थ वाला पहलू हो, चाहे हमारे पास जो है एकेडमिक वाला पहलू है, सारे पहलुओं पे जो जब तक वो स्कूल में सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। दिस इज बिलीव टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग और बिफोर एग्जामिनेशन एज द स्टूडेंट विल हैव टू सिट फॉर मल्टीपल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर। यानी एग्जाम से पहले जो बच्चे के दिमाग पे जो प्रेशर होता है उसको बहुत ही कम करने का एक तरकीब है, ये एक पहल है, क्योंकि साल भर कंटिन्यूस, वही तो बात हुई थी हमारी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, कंटिन्यूस यानी लगातार उसके थ्रू आउट द ईयर उसके टेस्ट होते रहेंगे, तो जो मेन एग्जाम उसका फाइनल एग्जाम होगा उस पर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ऑफ विच नो टेस्ट और द सिलेबस कवर्ड विल बी रिपीटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी ऐसा कोई भी हमारे पास कह सकते कोई भी टेस्ट या सिलेबस जो कवर किया गया है वो वापस रिपीट नहीं होगा, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसको बांटा जाएगा ताकि उसकी हॉलिस्टिक लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जा सके। द CCE मेथड इज claimed to bring enormous changes from traditional chalk and talk method of teaching provided it is implemented accurately। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास अगर ये मेथड अगर अच्छी तरीके से अप्लाई किया गया है, अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जो ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक वाला जो कॉन्सेप्ट चलता था क्लासरूम में कि भाई हाँ बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बात खत्म हो गई, और फिर बच्चे को जो है लगे कि हाँ इसी में से मार्क्स आएंगे और इसी से जो है ठीक हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक वाले मेथड को तोड़ता है और बच्चे के हॉलिस्टिक अप्रोच या हॉलिस्टिक लर्निंग के ऊपर, जिसमें स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स दोनों पे ध्यान देता है। तो वहीं पे हमारे पास जो है हमारे पास बात चल रही थी बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इसके एम्स क्या है, तो उसमें हमारे पास मेमोराइजेशन पे ही बात ना हो, उसको जो है कहीं कहीं डी एम्फेसाइज किया जाए और थॉट प्रोसेस पे जो है ध्यान दिया जाए। टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो इवेल्युएशन है वो टीचिंग लर्निंग जो एक्सपीरियंस है या जो प्रोसेस है उसका एक इंटीग्रल पार्ट बने। हमारे पास टू यूज़ इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी इवेल्युएशन जो है स्टूडेंट्स के जजमेंट नहीं बल्कि उनके इम्प्रूवमेंट का हिस्सा बने। एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, यानी रेगुलर जो है डायग्नोसिस होए, रेगुलर जो प्रॉब्लम्स है उनको पता किया जाए और फिर फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, यानी उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या किस किस अलग अलग इंडिविजुअल बेस्ड पे ग्रुप बेस्ड पे जो है चीज़ों को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस की जा सकती है। अब इसमें जो है अगर हम इवेल्युएशन की ही बात करें तो टू यूज़ इवेल्युएशन एज ए क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब इवेल्युएशन जो है उसको एक क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस बनाया जाए, है ना, कि इवेल्युएशन से क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जैसी परफॉर्मेंस हम बच्चों से चाहते हैं, लर्नर से चाहते हैं, एक सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर या टीचर से चाहते हैं, वो कहीं न कहीं परफॉर्मेंस जो है निकल के हमारे सामने आए। टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, उसकी सोशल यूटिलिटी भी हो, ऐसा ही नहीं कि वो कक्षाओं में ही किताबों में ही बंद होके और उन ग्रेड्स या फिर जो ग्रेड्स में ही बंद होके वो एजुकेशन रह जाए, ऐसा ही ना हो, एक हॉलिस्टिक जो है लेवल की लर्निंग हमारे पास होए। डिजायरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी जो सीखने की जो चीज़ें हैं इसके साथ सीखने का जो वातावरण है वो भी बहुत ही शानदार बने। टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, यानी CCE का एक और इम्पॉर्टेंट एम भी है कि जो हमारे पास प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का वो लर्नर जो है हमारे पास सेंटर एक्टिविटी बने पूरी तरह से। अब हमारे पास है कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम CCE नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आर
एज फॉलोज। क्या क्या है? पहला है कंटिन्यूस इवेल्युएशन हेल्प्स इन रेगुलर असेसमेंट टू द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यानी जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन है वो बहुत मदद करता है किसके अंदर? रेगुलर असेसमेंट के लिए, ऑब्वियसली, टू द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी अप टू अ डिग्री स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए। एबिलिटी इन अचीवमेंट विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज, यानी बहुत सारे जो स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक या को स्कॉलस्टिक जो एरियाज है उसके अंदर बच्चे का टाइम टू टाइम असेसमेंट हो सके और स्टूडेंट की प्रोग्रेस भी हो सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास साथियों सीसीई का। कंटिन्यूस इवेल्युएशन सर्व्स टू डायग्नोस वीकनेस एंड परमिट द टीचर टू असर्टेन एन इंडिविजुअल pupils strengths and weakness। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन है वो कहीं ना कहीं ये पता करेगा कि जो वीकनेस जो है, डायग्नोस की जो वीकनेस है, यानी एक बार आपने इवेल्युएट किया, हो सकता है इवेल्युएशन में कोई दिक्कत हो, ऐसा भी हो सकता है, उसको किस तरह से बेहतर 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 बनाया जा सकता है, पहली चीज। और नेक्स्ट चीज है कि कहीं की जो इंडिविजुअल है हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाना जा सके, उसकी नीड्स यानी उसकी ज़रूरतों को जाना जा सके, उसके हिसाब से चीज़ों को परमिट किया जा सके एक इंस्ट्रक्टर या टीचर के द्वारा। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू द टीचर, ये इमीडिएट फीडबैक देता है टीचर को, ऑब्वियसली, हु कैन देन डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर यूनिट और कॉन्सेप्ट नीड्स रीटीचिंग इनटू द होल क्लास और वेदर ए फ्यू इंडिविजुअल्स आर इन नीड ऑफ रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। तो वही हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ देखिए आप कि ऐसा फीडबैक, जो इमीडिएट फीडबैक मिला है उससे ये टीचर को पता चले कि जो भी पढ़ाया गया है उसको पूरी क्लास को पढ़ाना है, क्योंकि पूरी क्लास के साथ दिक्कत आ रही है, या फिर किसी ग्रुप को ही वापस बताना है तो पूरी जो है ग्रुप को, पूरी क्लास को ना बता के उस ग्रुप को रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस जो है, रेमेडियल के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा सके, ताकि उस बाकी लोग तो ऑलरेडी अच्छा कर चुके, उस जिस ग्रुप में ये वीकनेस आ रही है या कुछ दिक्कतें आ रही है तो उनको सुधारा जा सके हमारे पास साथियों। इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो कहीं की ऑर्गेनाइज की जा सकती है एक टीचर के द्वारा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि कंटिन्यूस इवेल्युएशन होएगा, स्टेप वाइज इवेल्युएशन होएगा, हॉलिस्टिक इवेल्युएशन होएगा, हॉलिस्टिक लर्निंग होगी, तो हमारे पास एक इफेक्टिव टीचिंग जो है स्ट्रेटजी, एक रणनीति भी जो है टीचर बना सकता है। मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, फैमिली प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स द चिल्ड्रन स्टार्ट नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज रिजल्टिंग इन अ सडन फॉल इन देयर अचीवमेंट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे देखा होगा आपने जो बेहतर है या कर सकते हैं लेकिन उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। अब वो कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई ऐसा रीज़न भी हो सकता है जिसमें बच्चे को क्लासरूम में एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, वो भाषा या कल्चरल तौर पे भी हो सकती है चीज़ें कि कहीं और से आया हुआ है बच्चा, या फिर वो बैकग्राउंड वाइज भी हो सकती है कि बच्चे का बैकग्राउंड किस तरह से रहा है, या फिर वो साइकोलॉजिकल बेस्ड भी हो सकती है कि बच्चे की क्लासरूम के प्रति क्या साइकोलॉजी है। तो बहुत बार क्या होता है कि ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं इससे बच्चे के अचीवमेंट में गिरावट आती है। ये समझने में भी जो है बहुत बड़ी हेल्प करता है क्या हमारे पास सीसीई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक हॉलिस्टिक लर्निंग को सपोर्ट करता है हमारे पास साथियों। इफ द टीचर, चाइल्ड एंड पेरेंट्स डू नॉट कम टू नो अबाउट दिस सडन फॉल यानी इन द अचीवमेंट, यानी टीचर, स्टूडेंट या पेरेंट्स को एकदम सडन फॉल जो होता है उसमें अचीवमेंट के उसमें अगर उनको नहीं पता होता है इस बारे में, द नेग्लेक्ट ऑफ स्टडीज बाय द चाइल्ड कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी अगर बच्चा लंबे समय तक जो है अपनी स्टडीज को जो है नेग्लेक्ट करे जा रहा है, कोई न कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम, फैमिली कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, then it will result in poor achievement and a permanent deficiency in learning for the child। तो ये परमानेंट जो है कहीं की डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है फंक्शन सीसीई का क्या आता है कि रेगुलर लेवल पे डायग्नोसिस होएगा, रेगुलर लेवल पे अगर हमारे पास उसके टेस्ट्स होंगे, रेगुलर लेवल पे जो है उसकी फीडबैक लिए जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम जल्दी ही पकड़ में आ जाती है और उसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या है कि एक लर्निंग के अंदर एक परमानेंट डेफिशिएंसी भी बच्चे के अंदर आ सकती है।
द कंटिन्यूस इवेल्युएशन, जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन जो है हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ द अचीवमेंट टू द चाइल्ड। यही जो हमारी बात चल रही थी कि जो जो बच्चे की जो अचीवमेंट है उसकी अवेयरनेस हमेशा और हमेशा टीचर को जो है रहेगी। टीचर्स एंड पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी टीचर और पेरेंट्स दोनों को टाइम टू टाइम इस चीज़ की अवेयरनेस रहेगी। दे कैन लुक इन टू प्रोबेबल कॉज ऑफ द फॉल इन अचीवमेंट, यानी वो जो है कि क्यों ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आई है, ये फॉल आया है, उनके क्या रीजंस है, उनके बारे में जो है वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इफ़ एनी एंड मे टेक रिमेडियल मेजर्स इन टाइम, यानी वो अगर ऐसा कुछ है तो उसके रिमेडियल मेजर्स भी जो है लिए जा सकते हैं। टू हेल्प द चाइल्ड ओवरकम इन एट देयर ओन लेवल, यानी ताकि बच्चा खुद के लेवल भी इन चीज़ों को लेवल पे इन चीज़ों से ओवरकम हो सके, उसको पुश किया जाए, उसको अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देके इन चीज़ों को समझाया जा सके, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स, चाहे वो एडजस्टमेंट को लेकर है, चाहे वो फैमिली को लेकर है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उससे वो ओवरकम हो सके और वापस से मुख्य धारा का पार्ट बन सके। तो ये CCE के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जितने भी हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है। बाई कंटिन्यूस एवेल्युएशन चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बार बार बात हो रही है कि कंटिन्यूस एवेल्युएशन से बच्चा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकता है, उसको जान सकता है। इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड अ रियलिस्टिक सेल्फ पिक्चर, यानी ये बच्चे को एक खुद की सेल्फ पिक्चर जो है, रियलिस्टिक पिक्चर जो है बच्चे को देता है ऑफ हाउ ही एंड शी स्टडीज, यानी वो बच्चा कैसे पढ़ाई करता है ना। क्योंकि टाइम टाइम से इवैल्यूएशन होगा, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा, तो बच्चे को बार बार ये समझ में आएगा कि वो किस तरह से पढ़ाई करता है। अगर कम मार्क्स या ग्रेड्स आ रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए कि इस जगह मेरे से कमी हो रही है, उसमें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर बेहतर आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग में आती है। इट कैन मोटिवेट चिल्ड्रन टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, इससे बच्चे की अच्छी स्टडी हैबिट जो है वो कहीं की डेवलप हो सकती है, मोटिवेट करती है। टाइम टू टाइम जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है ये टू करेक्ट एरर्स एंड टू डायरेक्ट देयर एक्टिविटीज टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, यानी वो अपनी जो भी गलतियां हो रही है उनको सुधार सके, उनको सही कर सके और इस तरह की हमारे पास एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके जो उनके अचीवमेंट या जो उनके डिजायर्ड गोल्स हैं उनको फुलफिल करने में उनकी मदद करें। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डिटरमाइन द एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच मोर एम्फेसिस इज रिक्वायर्ड, यानी कहीं कहीं वही बात हमारे पास आती है कि जिसमें उसने कम स्कोर किया है तो उसको समझ में आ सके कि इसमें उसको स्टूडेंट को, जो लर्नर को है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इससे उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ये CCE के थ्रू जो है या कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, CCE का जो पार्ट कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है उससे पता चल सकता है हमारे पास। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन असर्टेन्स एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, यानी कहीं की कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, CCE जो है हमारे पास, वो ऐसे एरियाज पे जोर देता है जो एप्टीट्यूड को डेवलप करते हैं, इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन एटीट्यूड, यानी ये जो है एटीट्यूड के अंदर जो चेंज आते हैं उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। जो कैरेक्टर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जो वैल्यू पैटर्न है, जो 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 गुण है या जो मूल्य है, उनके अंदर जो पैटर्न के अंदर बच्चे के अंदर चेंज आ रहे हैं उनको इवैल्यूएट करने में बहुत मदद करता है क्या, CCE। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है साथियों। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। ये CCE बार बार जो है कॉम्प्रिहेंसिव और आप कह सकते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होएगा, तो बच्चे के फ्यूचर को रिगार्डिंग हमारे पास जो डिसीजंस हैं उनको बनाने में बड़ी हेल्प करेगा। रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट्स उसको लेने चाहिए, क्या कोर्सेज उसको लेने चाहिए, या किस करियर में उसको जाना चाहिए, है ना, ताकि वो जो बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही अजीब सी जो विचारधारा है कि साइंस लेगा तो आगे बढ़ेगा, आर्ट्स लेगा तो नहीं लेगा, कॉमर्स लेगा तो कुछ नहीं होगा, इन सारी विचारधाराओं से जो है ऊपर बढ़े और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आगे बढ़े। इन सारी जो गलत फहमियाँ हैं उनको तोड़ के दूसरों की बजाय खुद से ये डिसाइड कर सके कि उसके इंटरेस्ट कहाँ है, उसका एप्टीट्यूड किस में है, उसका फ्यूचर किस तरह से होना चाहिए, चाहे वो हमारे पास बात सब्जेक्ट्स की करे, कोर्स की करे या फिर
करियर की करें। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज। ऑब्वियसली जो स्कॉलिस्टिक एरियाज है, नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया है, उसमें बच्चे की क्या रिपोर्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो हमें पता चलती है। एंड दस हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द लर्नर, यानी जो लर्नर की जो फ्यूचर सक्सेस है उसके ऊपर भी जो है एक समझदारी एक इंस्ट्रक्टर के अंदर, एक टीचर के अंदर आ सकें, ताकि वो किस तरह से आ सकती है, क्योंकि टाइम टाइम से इवेल्युएशन होता रहेगा। स्कॉलिस्टिक एरियाज में, नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज में, सब जगह अगर इवेल्युएशन होता रहेगा तो ऑब्वियसली जो है आराम से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इसका फ्यूचर किस फील्ड में बेहतर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमारे पास है। अब हम आते हैं अलग अलग तरह के इवेल्युएशंस पे, किस किस तरह के इवेल्युएशन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवेल्युएशन इन लिसनिंग स्किल। जो लिसनिंग स्किल है उसका इवेल्युएशन किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के हिसाब से पार्ट आते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल की, तो वो सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। या एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे को पोएम रिसाइट करने के लिए बोल रहे हैं तो वो क्या है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन की जांच है ना। आप समझ सकते हैं ये चीज को। तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि द टीचर शोज द क्लास अ लार्ज पिक्चर डिपिक्टिंग सम सीन्स ऑफ विच आर स्टेटमेंट अबाउट इट। यानी यहाँ पर ये कि एक टीचर जो है एक बड़ी सी लार्ज पिक्चर जो है वो इनके स्टूडेंट्स को दिखाए, जिसमें कुछ सीन्स हो, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हो, जिसमें से कुछ करेक्ट हो और कुछ क्या हो, इनकरेक्ट हो, इस तरह की है। दे गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर व्हाट दे लिसन बिफोर। यानी वो जो है कुछ स्टेटमेंट बोले जिसमें से कुछ करेक्ट हो और कुछ इनकरेक्ट हो, तो वहां पर बच्चे जो है आंसर दे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर व्हाट दे लिसन बिफोर। यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर उनके सामने है और जो भी वो सुन रहे हैं स्टेटमेंट्स को, उस पर बेस्ड जो है वो अपने आंसर्स दे। अब इंटरेस्टिंग चीज, तो ये एक तरीका है हमारे पास लिसनिंग स्किल को जो है पता करने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत बार एक अखबारों के अंदर आपने देखा होगा दो सेम पिक्चर दे रखी होती है, बोलती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए। सेम की सेम पिक्चर है लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है। अब इसी तरह की कोई पिक्चर है और टीचर बोल बोल के अपने स्टेटमेंट बता रहा है कि देखिए इस जगह ये है, इस जगह ये है, इस जगह है, जिसमें कुछ करेक्ट होगी, कुछ इनकरेक्ट भी होगी। तो फिर बच्चा जो है वो अपने आंसर देखा, जो भी चीज़ें उसने सुनी है, तो इसका मतलब उससे उसकी जो लिसनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर उसका इवेल्युएशन किया जा सके। और लिसनिंग के लिए और भी बहुत सारे इवेल्युएशन के लिए और भी चीज़ें अपनाई जा सकती है। जैसे आपने वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, तो आपने एज ए टीचर वो वर्ड या टीचर ने या इंस्ट्रक्टर ने वो वर्ड बोला और बच्चे को उसी तरह से बोलने के लिए वापस बोला, तो वो स्पीकिंग का भी हो गया लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो लिसनिंग का भी हो गया, क्योंकि बच्चा ध्यान से सुन रहा है तो वो ध्यान से बोलने की कोशिश भी कर सकता है, तो वो हमारे पास पोर्शन है। इवेल्युएशन ऑफ स्पीकिंग स्किल। अब स्पीकिंग जो स्किल है उसका इवेल्युएशन हमारे पास किस तरह से हो, तो सबसे पहली चीज़ है ऑरल टेस्ट हो। अब ऑरल टेस्ट क्या है कि ऑरल टेस्ट मस्ट फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यानी ऑरल टेस्ट जो होते हैं जो हमारे पास बहुत ज़रूरी है इवेल्युएशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश के ऑफ द स्टूडेंट्स। इन द बिगिनिंग टेस्ट शुड बी मोस्टली ऑरल। स्टार्टिंग में जो टेस्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ज़्यादातर ऑरल होने चाहिए। रिटन टेस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अ स्टेज। यानी रिटन टेस्ट एक सर्टेन स्टेज के बाद में ही इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। पहले क्या होने चाहिए, हमारे पास ऑरल टेस्ट ही होने चाहिए। ऑरल टेस्ट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड एट लीस्ट इन द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश स्किल। यानी किसी भी बच्चे की या किसी भी ग्रुप की या जो भी लर्नर्स हमारे पास है उनकी हमारे पास स्पोकन इंग्लिश की जो स्किल है उसकी इवेल्युएशन और उसके मेजरमेंट के लिए जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास इग्नोर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं इग्नोर होने चाहिए, ऑरल टेस्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ हमारे पास आती है। ऑरल टेस्ट्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन। सबसे बेहतर तरीका है प्रोनाउंसिएशन को
सुधारने का। क्या? ऑरल टेस्ट जो है ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेजरिंग देयर ऑरल एक्सप्रेशन, जो उनकी ऑरल एक्सप्रेशन है उनको मेजर करने का। दे नॉट ओनली कीप द स्टूडेंट्स अलर्ट एंड अटेंटिव बट ऑल्सो स्टिमुलेट देयर मेंटल एक्टिविटी। यानी ऑरल टेस्ट जो है हमारे पास वो कहीं ना कहीं हमारे पास स्टूडेंट्स को अलर्ट और अटेंटिव ही नहीं रखते, उसके अलावा जो है वो उनकी मेंटल एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप वाइज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को कैसे इवेलुएट किया जाए। फिर हमारे पास आई कि स्पीकिंग स्किल को जो है कैसे इवेलुएट किया जाए। तो स्पीकिंग स्किल को इवेलुएट करने के लिए बच्चे का बोलना ज़रूरी है, राइट। और बच्चा बोलेगा कैसे? जब ऑरल टेस्ट होंगे। अब ऑरल टेस्ट में को जल्दी पहले इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, रिटन टेस्ट बाद में इंट्रोड्यूस किए जाए, जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चे का। तो उसमें हमारे पास जो है उनको ऑरल टेस्ट से होगा क्या? उनका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, पहली चीज़। जो भाषा, जो स्किल है लैंग्वेज की, वो सुधरेगी। उनके अंदर एक लय भी आएगी। आपने देखा हो बहुत बार हम वर्ड सही तो बोलते हैं लेकिन लगातार सही से नहीं बोल पाते हैं। तो वो भी एक ऑरल स्किल को शानदार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें बच्चे का पूरी तरह से पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। प्लस ऑरल टेस्ट को तवज्जो दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे जो है बच्चा सिर्फ अलर्ट और अटेंटिव ही नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास ऑरल स्किल के अंदर इंटरैक्टिव लिसनिंग हमारे पास होती है। क्योंकि इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होती है? जिसमें बच्चा सुनता भी है और उसका रिस्पॉन्ड भी करता है, उसको हम इंटरैक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। तो उससे बच्चा अलर्ट भी रहेगा और अटेंटिव भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी मेंटल एक्टिविटी भी क्या होती रहेगी? स्टिमुलेट होती रहेगी हमारे पास। फिर है कि शॉर्ट क्वेश्चंस शुड बी पुट ऑन फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स and topics taught in the class during the session and the students should be asked to give their answers orally। तो ये जो क्लासरूम में जो चलता रहता है साथियों कि आपने स्टूडेंट को क्लासरूम में किसी चीज़ को बुलवाया, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में उससे सवाल पूछे कि खड़ा होकर आप या बैठे बैठे जैसे भी आप बताना चाहे आप बोल के बताइए। तो ये एक्चुअली जो है एक ऑरल स्किल को भी डेवलप करने का एक बहुत शानदार तरीका है, जिसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑरल जो टेस्ट हमारे पास होते हैं, ऑरल टेस्ट शुड टेस्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी ऑरल टेस्ट जो होते हैं वो किन किन चीज़ों को जो है टेस्ट करना चाहिए उससे स्टूडेंट्स का। पहला है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ऑरल टेस्ट से लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ऑरल टेस्ट में आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चा सुनेगा भी, सिंपल सी चीज़ हमारे पास। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो है जोर देना चाहिए। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्रेशन स्किल, देखिए एक्सप्रेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। एक्सप्रेशन स्किल होती क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो है अलग अलग भाषा का अलग अलग लहजा होता है। हर सेंटेंस, एक ही तरह का सेंटेंस 4 तरीके से बोला जा सकता है अलग अलग भाव में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो आपने पूछा आप क्या कर रहे हैं। कोई बच्चा कुछ गलत लिख रहा है, आपने बोला क्या कर रहे हैं। तो एक ही शब्द है क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशंस भी जो है भाषा के अनुसार, लहजे के अनुसार, भाव के अनुसार आने चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जेस्चर, जिसको हम कहते हैं हाव भाव, है ना। तो बहुत बार हम भाषा, जैसे इंग्लिश की बात करें, हम भाषा तो सीख लेते हैं लेकिन उसके हाव भाव हमारे पास नहीं होते। तो उन हाव भाव की भी जो है स्किल जो है हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हर भाषा का अलग अलग लहजा होता है वहाँ के हिसाब से। फिर है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। यानी जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी जिसकी बात चल रही थी वो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू जो है डेवलप किया जाना चाहिए। एक्सप्रेशन स्किल जो है हमारे पास शुड बी टेस्टेड बाय आंसरिंग क्वेश्चंस। नहीं, आंसर्स बच्चा कर रहा है तो उसके प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या है, उसको सेंटेंसेस को जोड़ने का तरीका क्या है, उसके आंसर कर देने का लहजा क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल जो है बहुत शानदार होनी चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्टर है या टीचर है। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर थीम, यानी जो पिक्चर थीम है, जैसे पिक्चर थीम आपने एक पिक्चर बताई, उसके ऊपर कुछ चीज़ें करेक्ट थी, कुछ चीज़ें इनकरेक्ट आपने स्टेटमेंट्स के थ्रू बताई, बच्चे को आंसर देने के लिए आपने बोला, तो वो जो पिक्चर थीम पे बेस्ड जिस तरह का आंसर दे रहा है उससे क्या एक्सप्रेशंस निकल के आ रहे हैं, उससे एक्सप्रेशन स्किल जो है उसको मतलब कि डेवलप किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है साथियों। अब एवेल्युएशन ऑफ रीडिंग स्किल, के रीडिंग स्किल का एवेल्युएशन किस तरह से हो तो आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है एग्जाम के अंदर, तो वो क्या है, रीडिंग
स्किल जो है उसके एवेल्युएशन के लिए ही बात करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रीडिंग कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम हिज रेस्पॉन्सेज टू न्यू मटेरियल। जो नया मटेरियल दे रहे हैं आप उसको, जिसको आपने क्लासरूम में नहीं पढ़ाया है, ऐसा हो सकता है, और उसको वो खुद पढ़ रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है। फेमिलियर मटेरियल में इलिसिट ओनली मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि जो फेमिलियर मटेरियल है तो उसमें तो उसने जो पढ़ा होगा वो शायद उसकी मेमोरी में ऑलरेडी है, तो वो वैसे ही रिस्पॉन्स देगा जैसे उसकी मेमोरी है। तो इसका मतलब आप नया मटेरियल उसको दीजिए बच्चे को, फिर उसको बोलिए कि आप उसको पढ़ के समझिए, तो वहाँ पर उसकी रीडिंग स्किल जो है डेवलप होगी और वहाँ पे उसकी रीडिंग स्किल का इवेल्युएशन भी हमारे पास होगा। सो टेस्ट ऑफ रीडिंग शुड हैव 3 अनसीन पैसेजेस ईच ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग। तो अगर आपको इवेल्युएशन करना है रीडिंग स्किल का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही पैसेज देने, लेकिन इन जनरल एक आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लेवल मान लिया गया है कि आप 3 जो है पैसेजेस जो है बच्चे को दीजिए, जिसके अलग अलग काइंड्स ऑफ राइटिंग में हो, वो अलग अलग तरह की राइटिंग हो हमारे पास, जैसे डायलॉग वाला हो, कॉन्वर्सेशन वाला हो, नरेशन वाला हो, डिस्क्रिप्शन में अलग हो, है ना। आप कह सकते हैं कि भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐसा है जो हिस्ट्री पे बेस्ड हो, एक इकोनॉमिक्स पे बेस्ड हो, एक हमारे पास जो है सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड हो। इस तरह से आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, जो डायलॉग पे बेस्ड हो या कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड हो, नरेशन पे या डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड अलग अलग हो। इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे सकते हैं। दिस इज टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ डेवलप्ड द एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोज। यानी ये एक्चुअली अलग अलग तरीके क्यों देने चाहिए, ताकि ये जो है सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके कि स्टूडेंट के अंदर जो है डेवलप हो चुकी एक एबिलिटी किसकी, रीड एंड कॉम्प्रिहेंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोज। अलग अलग तरह की जो राइटिंग है, प्रोज है, उसको उसकी एबिलिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। इसलिए हम अलग अलग तरह की चीज़ें उसको ज़रूर रीडिंग के एवेल्युएशन की करें। अब एवेल्युएशन ऑफ वोकैबुलरी। अब हमारे पास देखिए वोकैबुलरी में 1-2 चीज़ें मैं जोड़ूंगा, फिर हम बात करेंगे। देखिए वोकैबुलरी की जब बात करते हैं तो ये बड़े बच्चों की बड़ी परेशानी होती है। बड़े बच्चे मतलब कि बहुत सारे बच्चों की बहुत परेशानी होती है इसके अंदर। तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स समझाएं उनको, है ना। छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स किस तरह से समझाएं कि आप उनको चीज़ों को तोड़ के समझने की बात कही जाए। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बहुत लंबा चौड़ा होता है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सीखते हैं कि नहीं। अगर आपके सामने जो है कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप्स से बेहतर बनाते हैं कि नहीं। जैसे सक्सेस पाने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी सफलताएं पाके एक बड़ी सफलता पाते हैं, बड़ी सफलता के एक साथ में इंतजार नहीं करते। बहुत सिंपल सी हमारे पास चीज़ें है। उसी तरह से वोकैबुलरी में दिक्कत होती है बच्चों को। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम बात करेंगे, लेकिन सिखाने के लिए कि भाई बड़ी स्पेलिंग याद नहीं हो रही तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, आराम से याद होगी कि छोटे छोटे पार्ट्स आराम से याद हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है साथियों, कि अगर हमारे पास जो है बात करें वोकैबुलरी की, तो आप उनको समझाएं कि एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है, पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है। एक्टिव वोकैबुलरी में ऐसे सारे वर्ड्स जो हम अपनी आम भाषा में यूज़ तो करते हैं और हमें भूलते भी नहीं हैं, जो बचपन से हमें याद नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीचर, स्टूडेंट, कैमरा, है ना, इंस्टीट्यूट, टेबल, चेयर, फैन, बुक, पेन, पेंसिल, सेल फोन, कंप्यूटर। तो ये सारे वर्ड्स क्या हमें पैदा होते ही याद थे? नहीं थे, लेकिन ये हम टाइम टू टाइम यूज़ करते रहते हैं और कभी नहीं भूलते, तो इसको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। इन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हम याद तो करते हैं लेकिन अपनी रेगुलर भाषा में इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो हमें पता तो है, हमें याद है, लेकिन वो एक्चुअली में याद नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वोकैबुलरी, है ना। पैसिव वोकैबुलरी जो हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो फिर बच्चों को ऐसे बोला जाए कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिव वोकैबुलरी को बढ़ाइए, है ना। ऐसे वर्ड्स जो आप याद कर रहे हैं अपनी भाषा में भी यूज़ करना सीखिए। अपनी जो देसी जो भी भाषा हम बोलते हैं उसके अंदर उन वर्ड्स का प्रयोग करना सीखिए, है ना। तो उससे उसकी वोकैबुलरी शानदार हो सकती है। अगर आप में से भी ऐसी दिक्कत है तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें, है ना। अब इवैल्यूएशन वोकैबुलरी का क्या होगा कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स और फ्रेजेस की मीनिंग उनसे पूछें। मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि ग्रामर ट्रांसलेशन करवा दें, या सॉरी ट्रांसलेशन मेथड से, है ना, कि एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह, नहीं।
उसका यूज़ भी करना सिखाया कि उसको आप अपनी भाषा में यूज़ कैसे कर सकते हो उस वर्ड्स को, है ना। कि मुझे एक एडवाइस चाहिए, तो मुझे एक एडवाइस चाहिए, मैं एडवाइस वर्ड तो अंग्रेजी का है लेकिन तो भी अपनी भाषा में आपने यूज़ कर लिया। तो खुद की भाषा में भी अगर किसी सेंटेंस में उन वर्ड का प्रयोग करना अगर हम सीख जाते हैं तो अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, जो ही बात की है, तो मीनिंग भी पूछे, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में या उन फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं ये भी बात करें। वर्ड बिल्डिंग पे ध्यान दे, तो अभी बात चल रही थी एक्टिव वोकेबलरी, पास पैसिव वोकेबलरी, तो नए वर्ड्स, रूट वर्ड से नए वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे एवेलुएट करें उनको। स्पेलिंग एंड पंचुएशन, जहाँ स्पेलिंग और पंचुएशन कहाँ यूज़ होना चाहिए, स्पेलिंग और पंचुएशन पे अगर बच्चा ध्यान देगा तो उससे क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इस तरह से उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप इस स्पेलिंग और पंचुएशन पे भी ध्यान दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए वोकेबलरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट से निकल के आती है। फिर एवेल्युएशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी जो डिस्क्रिप्शन है उसका एवेल्युएशन कैसे किया जाए, तो स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन करवाया जाए, सिंपल सा है। बॉडी मोशन टेस्ट किया जाए। बॉडी मोशन टेस्ट क्या है कि द टीचर आस्क्स अ स्टूडेंट टू परफॉर्म सर्टेन फिजिकल एक्शंस, है ना, सर्टेन फिजिकल एक्शंस जो है परफॉर्म करने के लिए बोला जाए। राइटिंग आंसर्स टू अ स्टोरी, एक स्टोरी दी जाए और उसके लिए ऊपर कुछ क्वेश्चंस और उसके ऊपर जो है आंसर देने की बात की जाए। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। अब है टेस्टिंग एक्सप्रेशन एबिलिटी, कि किसी भी इंसान बच्चे की एक्सप्रेशन एबिलिटी जो है उसको टेस्ट किस तरह से किया जाना चाहिए। तो मतलब प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स, यू नो, द टीचर राइट्स डाउन पेयर्स ऑफ वर्ड्स सिमिलर इन ए साउंड, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया गेट और वेट, है ना। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं गेट वेट, तो अब आप देख सकते हैं कि गेट और वेट, तो आप यहां पर आप देखेंगे कि दो वर्ड्स लिख लिए सिमिलर साउंड के, है ना। तो वो हमारे पास जो है एक्सप्रेशंस में किस तरह से दिक्कत आती है, या एक्सप्रेशंस में किस तरह से एबिलिटी उसकी चेक हो रही है। या फिर दो अलग अलग साउंड के वर्ड्स भी लिख सकते हैं, है ना, उससे क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। इस तरह से डिस्क्राइबिंग ए पिक्चर, एक पिक्चर को जो है डिस्क्राइब किया जाए, है ना, कि द टीचर शोज ए पिक्चर एंड आस्क्स द स्टूडेंट टू से 2 or 3 लाइन्स अबाउट इट। कोई पिक्चर दिखा दी, उसके ऊपर 2-3 लाइन्स जो है बोलने के लिए बोला उसको, तो उससे समझ में आ सकती है चीजें। कॉन्वर्सेशन हो, ग्रुप डिस्कशंस हो, है ना, शुड बी परफॉर्म्ड इन क्लास अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर। टीचर के डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। रीडिंग अलाउड, अपनी एक्सप्रेशंस की एबिलिटी को और स्पोकन वाले पार्ट को भी, स्पीकिंग वाले सेक्शन को भी बेहतर बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है थ्रू रीडिंग, थॉरो रीडिंग होनी चाहिए, सॉरी थ्रू नहीं, स्ट्रेस एंड इंटेंशन शुड बी चेक्ड बाय द टीचर, कि किस इंटेंशन से बच्चा पढ़ रहा है, किस स्ट्रेस से, क्या इंटोनेशन है बच्चे के पढ़ने के अंदर। इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं कहीं जोर जोर से पढ़ने से जो है इनकी एक्सप्रेशन एबिलिटी जो है वो भी क्लियर होती है हमारे पास। डिस्क्राइबिंग एक्शंस इज ऑल्सो ए वे ऑफ टेस्टिंग एक्सप्रेशन एबिलिटी, यानी अलग अलग जो हमारे पास एक्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाए, किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है बच्चा, उससे एक्सप्रेशन जो है वो कहीं कहीं एबिलिटी जो है उसकी टेस्टिंग हमारे पास होती है। फिर हमारे पास है कि राइटिंग स्किल का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए ना, कि आपने कोई पैसेज दे दिया, उसको बोला लिखो, या कोई स्टोरी लिखने के लिए बोल दिया, खुद से ही मन से बनाई हुई, उसमें बच्चा एडिट करेगा, सही करेगा, वापस लिखेगा, वापस एडिट करेगा और फिर एक फाइनल फॉर्म में लेके आएगा। तो वो राइटिंग स्किल को डेवलप करने के तरीके हो गए। लेकिन उसका इवैल्यूएशन कैसे तरीका होगा कि फ्री कॉम्पोजिशन इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी डिवाइस टू टेस्ट पीपल्स, सेटिस्फैक्टरी डिवाइस टू टेस्ट पीपल्स अचीवमेंट इन राइटिंग इन इंग्लिश। तो हमारे पास जो फ्री कॉम्पोजिशन है वो कहीं कहीं सेटिस्फाइंग नहीं होती बच्चे की, जो हमारे पास कह सकते हैं कि सिंपल सा जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको। तो हमने बोला कि फ्री कॉम्पोजिशन इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी डिवाइस टू टेस्ट पीपल्स अचीवमेंट इन राइटिंग इन इंग्लिश। नहीं, आपने फ्री कॉम्पोजिशन दी कि जो लिखना है लिख लो, तो ऐसे तो बच्चा कुछ भी लिख सकता है। तो आपने जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया, जैसे तो अब जैसे ऐसे राइटिंग होती है, तो ऐसे राइटिंग भी क्या है हमारे पास, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया, तो उसकी भूमिका लिखनी पड़ेगी, उसके वर्तमान समय में उसके क्या कॉन्सेप्ट है वो लिखने पड़ेंगे, उसके प्लस पॉइंट्स,
उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, उसके अंदर फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर सबसे लास्ट में जो कंक्लूजन है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि एक रिदम के साथ आपका ऐसा आएगा, इसका मतलब एक राइटिंग स्किल को वो शानदार तरीके से वैसे ही हो सकती है। सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। द क्वेश्चंस ऑफ टेस्टिंग फॉर पीपल्स अचीवमेंट इन राइटिंग शुड बी डेफिनेट, रियल एंड पर्पसफुल। डेफिनेट होने चाहिए, रियल होने चाहिए और पर्पसफुल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा कि राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स क्लियरिंग विद द फॉलोइंग पॉइंट, व्हाई डिड यू गो टू द रेलवे स्टेशन, हाउ डिड यू गो टू द बस स्टैंड। अब जैसे एक आपने दे दिया कि कैसे गए थे आप, सिर्फ उसी के बारे में लिखना है और किसी के बारे में नहीं लिखना है। तो वहां पर बच्चा जो है किस तरह से उसको लिखता है, किस तरह से किन वर्ड्स का जहाँ यूज होना चाहिए, टॉपिक से नहीं हटता है, तो वो जो है कहीं कि उसको एक डेफिनेट डायरेक्शन देता है, एक पर्पसफुल राइटिंग की तरफ लिखने के लिए उसको आप कह सकते हैं कि इंस्पायर करता है। तो इस तरीके से जो है दिया जा सकता है राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए। वहीं पे एग्जांपल के तौर पे अब राइटिंग स्किल उसकी सही है कि नहीं है, कि वो लय में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए जैसे आपने एक सेंटेंस दे दिया, बोला कि इसको जो है क्या करिए कि पुट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन राइट ऑर्डर टू मेक करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस बनाना है आपको, तो अब लिखा है कि आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल द विमेन। तो लिखा तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सही यूज हो रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, फिर सेकंड पे ये आएगा, फिर थर्ड पे ये आएगा। तो अगर बच्चा इसको इस तरह से कर लेता है, इसका मतलब कि उसको करेक्ट जो है मैनर या सीक्वेंसिंग का, राइटिंग की सीक्वेंसिंग का जो है उसको पता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है साथियों। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने बात की CCE के बारे में, हमने ये भी बात की कि CCE के एम्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और उसके साथ में हमने लिसनिंग का एवेल्युएशन, स्पीकिंग का एवेल्युएशन, रीडिंग का एवेल्युएशन और राइटिंग का एवेल्युएशन कैसे करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात की। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन के पॉइंट्स खत्म होते हैं। हमने जो आपको टेस्ट में मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी आप ज़रूर करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इन लेक्चर्स को रिवाइज करें, इनके अंदर जो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाई गई है या फिर ये लिखी हुई है, उनको मार्क किया गया है, वो एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।